ओलंपिक खेलों में लगातार भारत चर्चा में बना हुआ है और इस बार फिर से एक चर्चा का विषय आया हुआ है जिसमें वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को ओलंपिक मेडल से चूकना पड़ गया क्योंकि वो माहवारी के दर्द से गुजर रही थी। माहवारी क्या होता है, इससे क्या असर होता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मैटर है और खेल से भी जुड़ा हुआ मैटर है, साइंस से भी जुड़ा मैटर है और हमारे सामाजिक जो ताने बाने हैं उससे भी जुड़े मैटर हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त के दिन भारत को पेरिस ओलंपिक से एक और मेडल की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू अपने आखिरी प्रयास में चूक जाती हैं। 8 अगस्त को उनका 30वां जन्मदिन भी था। इस दिन मीराबाई के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन 1 किलो वजन कम उठाने के चलते वह मेडल की रेस से बाहर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3रा दिन था, इसके चलते उनके लिए अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी क्या होता है, इसका एथलीट्स की परफॉर्मेंस पर क्या फर्क पड़ता है, क्या दवा से साइकिल को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मिथक हैं, कुछ धर्मांधता भी इसमें आती है, उन सब पर भी चर्चा करने वाले हैं। मीराबाई चानू ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग खेल में 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलने उतरी थी। उन्होंने पहले राउंड यानी स्नैच में 88 किलो वजन उठाया। इसके बाद के राउंड में वह 111 किलो वजन उठा सके, यानी उन्होंने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाया था। वहीं थाईलैंड की सुरोदचना खाम्बो ने 200 किलो यानी कि 88 और 112 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस तरह मीराबाई चौथे स्थान पर आ गई थी। अगर वह क्लीन एंड जर्क में 1 किलो वजन और उठा लेते तो वह ब्रॉन्ज मेडल के लिए खाम्बो की बराबरी कर लेते हैं। खेल से बाहर होने के बाद मीराबाई चानू ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि मैंने काफ़ी इंजरी झेली है। रियो ओलंपिक की इन्होंने बात की जो 2016 में हुआ था। उन्होंने कहा कि रियो में मेरे हाथ से मेडल मिस हो गया, ये सभी को मालूम है, ऐसा हर खिलाड़ी के साथ होता है। रियो के बाद मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी। टोक्यो ओलंपिक में मैंने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। इस बार भी मैंने कोशिश की, लेकिन एशियन गेम्स में इंजरी के चलते मैं 4 से 5 महीने रीहैब में चली गई थी। पेरिस ओलंपिक में बहुत कम समय था, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि मेडल मिल पाए। मीराबाई ने अपने परफॉर्मेंस की वजह बताते हुए कहा कि आज मेरी किस्मत भी खराब थी और फीमेल की प्रॉब्लम यानी कि पीरियड, माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे अन्य नामों से जानते हैं भी थी। पीरियड का आज मेरा 3रा दिन था। जब मैं लास्ट ओलंपिक में खेल रही थी तब मेरा पीरियड का 2रा दिन था। इंसानों में प्रजनन का मतलब है बच्चे को जन्म देना। अब हम यहीं पर मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे साइंस से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, जब इंसान प्रजनन की बात करता है तो प्रजनन का मतलब ही होता है कि बच्चे को जन्म देना। सिर्फ इंसान ही नहीं, दुनिया में जितने जीव होते हैं सब के सब प्रजनन करते हैं। ठीक है, कोई एकल प्रजनन करता है तो कोई संयुक्त रूप से प्रजनन कर लेता है, जिनमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। महिला के शरीर में मौजूद अंडे और पुरुष के शुक्राणु के मिलन से, जिसे निषेचन कहा जाता है, कोई महिला अपने जीवन काल में अधिकतम कितने बच्चों की मां बन सकती है यह उसके जन्म से ही तय हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हर महिला के शरीर में जन्म से एक निश्चित संख्या में अंडे या अंडाणु मौजूद होते हैं। एक निश्चित उम्र यानी 12 से 14 साल, जिसे एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, के बाद हर महीने इनमें से एक अंडा ओवरी यानी अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली एक पतली सी नली होती है। इसी नली में अंडा और पुरुष के शुक्राणु का मिलन यानी निषेचन होता है। निषेचन के बाद अंडा जायगोट में बदल जाता है और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ गर्भाशय में पहुंच जाता है। जायगोट की देखभाल के लिए गर्भाशय पर एक मोटी परत बनाने का काम हार्मोन का होता है। इसके लिए दिमाग की पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशय से हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन के कारण ही अंडाशय अंडाणु बनाता है।
अगर अंडे का मिलन शुक्राणु से नहीं होता है तो करीब 1-2 दिन बाद वह खराब हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पहुंच जाता है। इस दौरान गर्भाशय की परत टूट जाती है। इससे अंडाणु रक्त और गर्भाशय की परत में टिश्यू महिला की योनि से बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म या अंग्रेजी में मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। महिलाओं में औसतन 28 दिन का मासिक चक्र होता है। यह 21 से 35 दिनों तक का भी हो सकता है। सामान्यतः करीब 4 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। शुरुआती दिनों में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। आपको बता दें कि मासिक धर्म केवल महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल से शारीरिक कमजोरी आती है? अगर आती है तो क्यों आती है, इसको भी आपको जानना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 4 फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता और घटता बढ़ता रहता है। इन हार्मोन के लेवल में बदलाव होने से कई दिक्कतें और बदलाव हो सकते हैं, जैसे शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होना, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, खराब नींद, किसी चीज पर फोकस कर पाने में कमी, दर्द और स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये दिक्कतें शारीरिक और मानसिक स्तर पर महिलाओं के काम करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। टॉप की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों पर की गई एक रिसर्च में पता चला है कि 87% से ज़्यादा खिलाड़ियों ने मासिक धर्म के दौरान कम ताकत और ज़्यादा थकान महसूस की है। 66% से ज़्यादा खिलाड़ियों ने महसूस किया कि खेलते समय उनके रिएक्शन टाइम और रिकवरी पर असर पड़ता है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि अगर एक फुटबॉल खिलाड़ी पूरे करियर को औसतन 21 साल का माना जाए और उनकी फर्टाइल लाइफ यानी बच्चा पैदा करने के योग्य उम्र को ध्यान में रखा जाए तो उनको मासिक धर्म के चलते कुल 250 बार अपनी परफॉर्मेंस से समझौता करना पड़ सकता है। फुटबॉल के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स खेलने वाली महिला एथलीट्स में से 74% से ज़्यादा महिलाओं ने बताया कि उन्हें मासिक धर्म के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ने कहा कि इससे उनकी स्किल पर फर्क पड़ा, तो किसी ने फिटनेस लेवल और यहाँ तक कि कंपटीशन के लिए सिलेक्शन में दिक्कतों की बात भी कही। मासिक धर्म का प्रभाव अलग अलग एथलीट और स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। हालांकि द कन्वर्सेशन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इक्का दुक्का रिसर्च ये भी कहती हैं कि परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पर मासिक धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज में हार्मोन्स के लेवल घटते और बढ़ते रहते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ल्यूटियल फेज और ओव्यूलेशन फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये 4 फेज होते हैं। चारों फेजों के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। ये 4 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। ये 3 से 7 दिन तक का होता है तो भी चिंताजनक नहीं होती, यानी कि 4 से 5 नॉर्मल होता है और ये कभी 7 दिनों तक भी हो सकता है या 3 दिनों तक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, फॉलिक्यूलर फेज, ये पहले दिन से 14वें दिन तक चलता है। इन दिनों में ओवरी एक पूरी तरह परिपक्व अंडाणु बनाती है। इस दौरान महिलाओं में फीमेल सेक्स हार्मोन कहे जाने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ा हुआ होता है। इसी हार्मोन के चलते गर्भाशय की दीवार मोटी होती है। ओव्यूलेशन फेज, जो तीसरा फेज है, उसे हम ओव्यूलेशन फेज के नाम से जानते हैं। यह आमतौर पर 14 दिन बाद शुरू होता है और करीब 5 दिन चलता है। इस दौरान अंडाशय अंडाणु छोड़ता है। चौथा फेज जो होता है ल्यूटियल फेज, ये आमतौर पर 20वें दिन से 28 दिन तक चलता है। इस दौरान अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ गर्भाशय की दीवार तक पहुंचता है। गर्भाशय की परत को तैयार करने में मदद के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम आता है। इसे मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, लेकिन यह महिलाओं में भी पाया जाता है। ल्यूटियल फेज के दौरान शुक्राणु से अंडाणु निषेचित नहीं हुआ तो शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। कुछ चीज़ों पर और हम चर्चा करते हैं कि पीरियड के दौरान एटलीस्ट स्पोर्ट्स इवेंट को कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो कई ट्रैकिंग ऐप्स के जरिए पीरियड्स की डेट का पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसी हिसाब से ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें प्लान कर ली जाती हैं। कई एथलीट टैम्पून या मेंस्ट्रुअल कप फ्यूज यूज करते हैं।
इससे फिजिकल एक्टिविटी के दौरान कम असुविधा होती है, यानी कि जो रक्तस्राव होता है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। कुछ एथलीट एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए पैड या स्पेशली डिजाइन किए गए पीरियड अंडरवियर पहनते हैं। हालांकि पीरियड्स कई बार ज़्यादा दिक्कत भरे भी हो सकते हैं। मसलन अगर मेनोरेजिया यानी भारी मासिक धर्म हो जाए तो एथलीट बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। पीरियड्स के आखिरी दिनों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल कम होता है। यह ऐसा हार्मोन है जो आपको पॉजिटिव बनाए रखता है। खून की कमी के चलते बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के चलते कई बार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसके चलते कुछ एथलीट्स को मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। इस स्थिति को एमेनोरिया कहा जाता है। अगर हम बात करें कि क्या दवाई खाकर, जो दवा होती है, मेडिसिन लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे बढ़ाया या रोका जा सकता है, तो इसका जवाब होगा हाँ, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ठोस वजह होनी चाहिए। जब भी पीरियड आने वाला हो उसके 10 दिन पहले से ये दवाएं धीरे धीरे देनी शुरू की जाती हैं। जैसे जैसे मासिक धर्म शुरू होने की तारीख नज़दीक आती है, दवा के डोज बढ़ा दिए जाते हैं। ये दवाएं एक तरह के हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित कर उसे आगे बढ़ाते हैं। वैसे अगर हम सही रूप में बात करें तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि त्रिपाठी ने दैनिक भास्कर को जो बातें बताई हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूँ। डॉक्टर साधारण महिलाओं को भी इस तरह की दवाएं रिकमेंड नहीं करते हैं, ऐसा डॉक्टर्स का ही कहना है, जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि त्रिपाठी हैं। निधि त्रिपाठी बताती हैं कि जब तक कोई बड़ा कारण न हो डॉक्टर ऐसी दवाएं नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दवाओं के अपने नुकसान भी होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के बाहर टिश्यू का बढ़ना में हार्मोनल गोलियां दी जाती हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ डॉक्टर्स की देखरेख में होता है। कुछ क्वेश्चन आपके मन में और बन रहे होंगे, जैसे कि क्या मीराबाई चानू ने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो कहा वो सही है, या क्या ऐसी दवा खाने का भी शरीर पर कोई असर पड़ता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे बढ़ा दे या रोक दे। तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल बन रहा है कि क्या दवा खाने से शरीर पर असर पड़ेगा, तो बिल्कुल आपके शरीर पर असर पड़ने वाला है, निगेटिव असर पड़ेगा। ऐसी दवाएं खाने से असर पड़ता है, शरीर से ज़्यादा असर दिमाग पर होता है। जब पीरियड को आगे बढ़ाने वाले हार्मोन्स किसी महिला के शरीर में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि यह हार्मोन शारीरिक तौर पर अपने साइड इफेक्ट तुरंत दिखाए। हालांकि मानसिक तौर पर ये हार्मोन तुरंत असर करते हैं। जो महिला ये डोज ले रही है, हो सकता है कि उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाए। ये भी हो सकता है कि वह चुप रहने लगे। ये सारे साइड इफ़ेक्ट कुछ समय के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ये हार्मोन्स लेने पर हमेशा इनके साइड इफ़ेक्ट होंगे। डॉक्टर निधि त्रिपाठी बताती हैं कि हमारे देश में महिलाओं को पीरियड आने पर 3 दिन का कम से कम आराम देने की ज़रूरत होती है। ये परंपरा नहीं, ये विज्ञान है, साइंस है। जब आम महिलाओं को 3 दिन आराम देते हैं तो मीराबाई चानू तो एक वेट लिफ्टर हैं। ये सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या मीराबाई चानू ने अपनी परफॉर्मेंस लेकर जो बातें कही कि वो पीरियड्स के दौरान ऐसा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। तो इस पर निधि त्रिपाठी का कहना है कि वेट लिफ्टर हो या आम व्यक्ति हो, सभी को आराम देने की बात होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीरियड के कारण उनकी परफॉर्मेंस पर असर हुआ है। मीरा के भी मूड स्विंग हुए होंगे। उन्होंने भी अपनी बॉडी के साथ डिस्कम्फर्ट महसूस किया होगा। जब ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मेंटली ही नहीं, बॉडी लेवल पर भी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। दुनिया भर की महिला खिलाड़ी इस परिस्थिति से कैसे निपटती हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे तो एक एथलीट हैं जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। उनका नाम है नेहा राठी। नेहा राठी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। उनका कहना है कि खिलाड़ी को पता होता है कि कब पीरियड आने वाला है। ऐसे में मेंस्ट्रुअल साइकिल को एथलीट 2 तरह से मैनेज करती हैं। पहला, पीरियड शुरू होने से पहले ही कुछ काम कर लिए जाते हैं। जैसे कुछ खिलाड़ी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए आमतौर पर हार्मोनल टैबलेट्स खाती हैं ताकि साइकिल 3 से 4 दिन आगे बढ़ जाए।
जिसकी चर्चा हमने पीछे कर लिया है, वो आसानी से अपना गेम खेल सकें इसलिए कर दिया। हालांकि ज़्यादातर खेलों में बड़े स्तर पर ऐसी महिलाओं को एंट्री नहीं मिलती है जो हार्मोनल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं। यानी कि जांच में ही ये पता चल जाता है कि इन्होंने गलत तरीके का दवाइयाँ ली हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। हार्मोनल पिल्स से महिलाओं में हार्मोन का नेचुरल लेवल प्रभावित होता है और हार्मोन पर बाहरी सिंथेटिक वर्जन प्रभावी हो जाता है। दूसरा तरीका है कि पीरियड्स होने के बाद अगर पीरियड हो जाए तो खिलाड़ी खुद को एनर्जेटिक और फिट रखने के लिए काम करती है, जो कुछ इस तरह से हो जाता है जैसे योगा और मेडिटेशन करना, ट्रेडमिल पर ज़्यादा मेहनत करना, स्ट्रेचिंग करके खुद को फिट रखने की कोशिश करना, शरीर के निचले हिस्से से संबंधित एक्सरसाइज करने से बचा जा सकता है। यानी कि अगर आपको महिला को मासिक धर्म चल रहा है या उसके बाद की 2-4 दिनों की अवधि है, उस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप शरीर के निचले हिस्सों के एक्सरसाइज नहीं करेंगे। साथ ही अपनी डाइट में आयरन और कैल्शियम ज़्यादा ले सकते हैं ताकि बॉडी एनर्जेटिक रह सके। इस दौरान आमतौर पर खिलाड़ी को खुद को फिट रखने के लिए क्लू, फिटबिट, फिट आर, वुमन जैसे मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल करती हैं। क्या महिला खिलाड़ियों को इस दौरान कुछ छूट देनी चाहिए या दी जानी चाहिए? इस पर एथलीट नेहा राठी का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि ओलंपिक में काफ़ी संख्या में महिला खिलाड़ी हिस्सा लेती हैं। अगर किसी एक को छूट या रियायत दी जाती है तो हर किसी को देना होगा। इस रियायत का गेम के पूरे शेड्यूल पर असर पड़ सकता है, यानी कि जितने भी शेड्यूल बनाए गए हैं उस पर असर होगा और कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी होगी। यही वजह है कि इन गेम में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई राहत नहीं दी जाती है। हालांकि ऐसे मामले को देखने के लिए अलग अलग खेल संगठन महिलाओं के हित में कुछ फैसले लेती रही हैं। जैसे 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप के दौरान कई फुटबॉल टीमों को सफ़ेद रंग के शॉर्ट्स की जगह हरे रंग के शॉर्ट्स दिए गए थे। यानी कि बदलाव की तरफ धीरे धीरे खेल भी बढ़ रहा है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं सहूलियत दी जाए। वैसे मीराबाई चानू के बारे में जब आप जानेंगे, मीराबाई चानू के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, मीराबाई चानू के रहन सहन के बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है। मेरे कहने पर एक बार आप गूगल में सर्च करिए मीराबाई चानू की बायोग्राफी और फिर उसके बाद मीराबाई चानू के बारे में जानिए। और कभी मौका मिला तो हम भी मीराबाई चानू के बारे में आपको डिटेल में ज़रूर बताएंगे कि मीराबाई चानू हमारे देश के लिए ओलंपिक लाई, लेकिन उन्होंने अपने परिवार, अपने समाज के लिए किस प्रकार से एक दरवाज़ा खोल दिया, जिसके चलते आज देश की लाखों महिलाओं को कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग की तरफ आगे बढ़ने में एक तरह से मोटिवेशन प्राप्त होती है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, जरूर जानिएगा। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसको आप क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।